हर सिविलाइजेशन पे टैटू का मोर है। इवन जो हेयर ड्रेसिंग करके मैं टारगेट देता था उन्हें 7-8 लाख पर मंथ, मैं उससे ज्यादा देने लगा। आर्ट में आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई इस तरीके की बाउंड्री नहीं है। ये एक चीज कला है जो आपने सीखनी है शिद्दत से। जो एक्सपीरियंस मैंने सीखा इतने सालों में अभी तक, मुझे लगता है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बिग बैंग चैट्स। और आज हम एक बहुत ही अनकन्वेंशनल और इंटरेस्टिंग करियर के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम टैटू आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं और हम मिल रहे हैं इंडिया के बहुत ही सेलिब्रेटेड, सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड टैटू आर्टिस्ट से, जिनका नाम है तेंजिन। हाय तेंजिन, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू फॉर कॉलिंग। वेलकम वेलकम। तेंजिन, आप बताइए कि आपकी शुरुआत टैटू आर्ट में कहां से हुई, कैसे हुई? मेरी 2005 से हुई है। जब मैंने कॉलेज भी किया था, तो खालसा यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट ईयर के बाद देन आई सर्च फॉर समथिंग न्यू, कि मेरा पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था। ठीक है। तो मैं फैशन डिजाइनिंग में भी मैंने ध्यान दिया। अच्छा। और साथ साथ मुझे कुछ सोचना था, कुछ आर्ट के थ्रू करना था। तो मेरे फैमिली वाले जो थे वो बाहर रहते थे, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया हेयर ड्रेसिंग पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। अच्छा। तो हेयर ड्रेसिंग स्टार्ट किया इन 2004। तो हेयर ड्रेसिंग स्टार्ट करते करते आई थॉट अबाउट दिस टैटूइंग थिंग, बिकॉज इंडिया में था ही नहीं उस समय, लिटरली नहीं था। तो एक जनाब थे जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, सीआर पार्क माइक करके। अच्छा। हाँ, तो मैं उनके पास भी गया हूँ, बातचीत की है मैंने। तो उसी दौरान तो फिर मुझे लगा कि मुझे हेयर ड्रेसिंग, फैशन डिजाइनिंग को छोड़ के टैटू पे आना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने स्कूल में नेशनल ड्राइंग कंपटीशन भी जीता है। ओके। हाँ, तो मुझे लगा कि हाँ, ये दिस माइट बी द कप ऑफ माई टी। ओके। तो मैंने टैटू पे ध्यान दिया, तो टैटू करने लग गया। देन सडनली आई ड्रॉप द एवरीथिंग। मैंने सब जॉब छोड़ दिया। ओके। तो मैं टैटू पे आ गया। तो मेहनत करता गया, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट नाउ अ डेज। अभी हम जब देखते हैं यंगस्टर को कि एक जगह पे टिक नहीं सकते, पेशेंस नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा मैंने जो एक्सपीरियंस मैंने सीखा इतने सालों में अभी तक, तो मुझे लगता है कि पेशेंस इज एवरीथिंग, सब कुछ वही है। एब्सोल्युटली। हाँ, क्योंकि आप मेहनत करोगे एक ही जगह पे टिक के, तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन वो दिन आएगा कि आप सक्सेस पे, मतलब अच्छा एक लेवल पे पहुंच जाओगे। हाँ, तो अभी 2023, तो मैं तो जेन्युइनली बताऊं तो मैं इतना नहीं मानता, लेकिन जब भी लोग मुझे बुलाते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं, कन्वेंशन में बुलाते हैं, तो फिर फील होता है कि हाँ, मैंने मेहनत की है। जी जी। तो फिर मुझे ऐसे फील होता है, या वर्कशॉप मांगते हैं कोई मुझसे, सेमिनार मांगते हैं, जी। तो मुझे लगता है कि चलो हाँ, कुछ किया होगा। तो वो लोग हमारे स्टे, फ्लाइट सब कुछ बुक कर रहे हैं, तो कुछ होगा, तो फिर ठीक है, हम करेंगे। करेक्ट है, बिल्कुल। तो आपने जब माइक के साथ आपने सीखना शुरू किया, तो उनके साथ ही आपने फिर काम करना भी शुरू कर दिया? नहीं, माइक से मैंने बातचीत की थी उस समय। ओके। तो माइक का जो मेन बंदा राइट हैंड था, सो मैं उस बंदे को, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती उससे। तो जब मैं उसको देखता था, यार ये बहुत अच्छा करता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक ऐसा समय आ गया कि वो बंदा मेरे पास आता था मिलने के लिए। तो मैं उसको याद दिलाता था, यार मैं तेरे पास फर्स्ट डे आया था। तो वो फ्रीलांसिंग करता है, और मैंने मेहनत करके, मेन चीज ये कि अगर आपने एक चीज ठान ली है करने की अपने अंदर कि मैं कर सकता हूँ, तो बहुत सी चीजें रुकावट आ जाती है, लेकिन चीजों को देखना नहीं है आपने फोकस करना है। आपको अपने पे विश्वास है तो करो। तो फिर मैंने फोकस किया, तो फिर लोग मुझसे मिलने आते हैं, जो मेरे पुराने जो दोस्त जी हैं। बिल्कुल। तो आपने वो माइक के जो राइट हैंड थे, उनके साथ आपने टैटू बनाना शुरू कर दिया? नहीं, मैंने अपना ही अकेला किया था। तो आपने पहले दिन से अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया? मैंने अपने आप किया था। तो आपने ये कैसे सीखा कि किस तरह के कलर्स, किस तरह की नीडल्स? जब मैंने सीखा था, तो सीखा पे मेरे को फर्स्ट मोटिवेशन जो क्लिक था, वो था एक मियामी इंक करके, जो टेलीविजन में था हमारे उस समय, चैनल बहुत चलता था, टीएलसी करके। हाँ। तो मैं जब भी कॉलेज जाता था, वापिस आता था, मैं देखता था, यार ये चीज तो थोड़ा अजीब है, लेकिन बढ़िया चलेगा मेरे ख्याल में। और हम रहते इंडिया में, और मैं हूँ एक प्रधान का लड़का, तो हमारी जो रीति रिवाज और संस्कृत जो हमारे अंदर है, तो घर वाले अगेंस्ट थे कम्प्लीटली उस समय। अच्छा। कम्प्लीटली अगेंस्ट थे।
तो जब आपने टैटू आर्ट का एक करियर बनाने का सोचा, तो आपके फैमिली जो है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थी? कंप्लीटली अगेंस्ट थे। तो कैसे फिर आपने उनको कन्विंस किया, ये जरा बताइए डिटेल में कि कैसे आपने? क्योंकि हमारे इंडिया में हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन और जितने भी पढ़े लिखे हैं, उनके दिमाग में एक चीज होता है कि टैटू जब भी वो लोग देखते हैं गैंगस्टर, टैटू जब भी वो लोग देखते हैं नशेड़ा, हाँ, टैटू जिस पे है उन पे जो देखते हैं, तो उनके बारे में उनके ये जो इंसान जो जिस तरह से दिख रहा है थोड़ा सा या कुछ अलग सा होगा, ये अच्छे इंसान नहीं है। तो इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है, ये हमारे जो इंडिया में है। जबकि मेरा मानना है कि ये जो टैटू आर्ट है ये हजारों साल पुरानी है, बहुत साल पुरानी है। और बहुत समय से सिविलाइजेशंस में हमने देखा है कि एग्जैक्टली हर सिविलाइजेशन पे टैटू का मोर है। जब इंडिया में पक्के खंबे नहीं थे, जब झोपड़ी थी, तब से चल रहा है ये। एक तरीके से आप बोल सकते हो, संस्कृत बोल सकते हो, या एक लेगेसी बोल सकते हो कि अभी भी हमें नजर आएगा, जयपुर हो, आगरा हो, इंडिया के हर कॉर्नर साइड पे हो, तमिलनाडु हो, चेन्नई हो, या आप उड़ीसा का ढूंढ लो, या आप हिमाचल चले जाओ, हर जगह देख सकते हो। वहां पे कोई ना कोई तो है जिसके बॉडी में, बेशक वो 70-80 साल के, उसके बॉडी में टैटू नजर आएगा आपको। राइट। तो ये हमारे पूर्वजों से ही है। अभी जो चल रहा है वो सब अब पूरा मॉडर्नाइज हो गया है, हर चीज। बल्कि मुझे लगता है कि अब ये बहुत ही कम लोग और जो बहुत ही शौकीन लोग हैं वही कराते हैं। पहले तो ये लगभग हर किसी के हाथ में कोई ना कोई छोटा मोटा टैटू होता ही था। तो अगर 50 साल पहले, 70 साल पहले की अगर हम बात करें, तो लगभग सभी के हाथों पे कुछ ना कुछ टैटू होता ही था। चाहे नाम का टैटू है, या भगवान का टैटू है, या ओम लिखा हुआ है, या त्रिशूल बना हुआ है, कुछ तो लिखा ही होता था। लेकिन अब जो है ये टैटू आर्ट जो है किस तरह से इवॉल्व हो रही है, क्योंकि आपको लगभग 19-20 साल का तजुर्बा हो गया है, तो पहले तो बताइए कि आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? सबसे पहले जब मैं टैटू करना चाहता था, मैंने मॉम को बोला था कि मॉम मैं ये काम करना चाहता हूँ। मॉम कंप्लीटली एक तरीके से अगेंस्ट थी कि ये काम क्यों कर रहे हो तुम, काम दूसरा देखो। तो फिर मैंने बोला मैं ड्राइंग में मेरा अच्छा हाथ है, और मैंने बहुत सारे स्कूल टाइम से मैंने जीते हुए, क्लास 11, 12, क्लास 7, 8। तो मेरी लाइफ का सबसे पहले क्लिक ड्राइंग में ध्यान तब से था जब फर्स्ट टाइम मेरे स्कूल में दलाई लामा जी आ रहे थे, और मैं शायद 12 साल का था। तो जमीन पे हम एक पेंट बनाते थे, जैसे हम रंगोली बनाते हैं ना, लाइक वाइज दैट। तो मैं वो बनाने लग गया। तो फिर मैंने देखा मेरे साथ क्लास 8 के बच्चे भी थे, सीनियर। तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि ये चीज बहुत अलग है। लेकिन जो हमारे दिमाग में अलग जो है, और जो हमारे पूर्वजों, जो हमारे सीनियर हैं, उनके दिमाग में जो अब ये टैटू, इन थॉट ऑफ कि टैटू के बारे में सोचा जाए तो वो लोग बहुत गलत ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ये हर चीज कनेक्टेड आर्ट से जुड़ा होता है। राइट। तो ये आर्ट को अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हर चीज एक तरीके से पॉजिटिव नजर आएगी। बिल्कुल आएगी। लोग नेगेटिव के तरीके से भी देखते हैं। अब ये आर्ट इंसान के बॉडी में होता है, तो कि मतलब ये नहीं है कि वो बंदा नशेड़ा है, वो बंदा बिंदास है, वो बंदा हाई प्रोफाइल जॉब करता है, वो बंदा अपने पाँव पे खड़ा है, वो बंदा सूट में जाता है, डॉक्टर है, सीनियर लॉयर्स हैं, बहुत सी चीजें मेरे पास आते हैं। मेरे पास मिनिस्टर्स आते हैं, सीनियर डॉक्टर्स आते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्समैन आते हैं, क्रिकेटर आते हैं। अब मतलब ये नहीं है टैटू बना ले तो वो लोग लफंगे हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आते हैं मेरे पास, आते हैं मेरे पास, टीवी की सीरियल एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। और जितना तक मेरे को, अगर मैं इन चीजों से, नाम आप गिनवाना चाहेंगे? मेरे को सबसे ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स मुझे नील नितिन मुकेश का लगा था। नील नितिन मुकेश का? हाँ। तो उन्होंने क्या टैटू बनवाया था? उन्होंने टैटू नहीं बनवाया था, उनकी कजन मेरी स्टूडेंट, मतलब मैं उसे टैटू भी सिखाता था। तो नील नितिन मुकेश ऑल ऑफ अ सडन स्टूडियो पे आया, और मैं टैटू बना रहा था। लिटरली मैं शॉक हो गया, ये कौन आ गया, तो भीड़ हो गई थी स्टूडियो पे। अच्छा। तो वो सामने आया, मेरा हाथ मिलाया, मुझसे हाथ मिलाया। मैं पहले शॉक हो गया, ये मतलब क्या अपने भाई को कैसे बुला लिया, क्योंकि मुझे पहले से पता था। देन सडनली सेड तेंजिन, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहन को ये चीज गाइड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स।
आई ओपनिंग फॉर यू। हाँ, दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स फॉर मी। बाकी मेरे पास ये अपना सुरेश राणा और अपना टीवी के जितने सारे सीरियल अच्छे अच्छे पेज 3 में, नाम इतना मुझे याद नहीं आ रहा। एक श्वेता करके भी हैं जो पुरानी हमारी एक्ट्रेस हैं। अब श्वेता तिवारी? तिवारी नहीं, श्वेता कुछ है, शी स्टेज इन जीके। ओके। हाँ, अब नाम याद नहीं आ रहा। विजेंद्र सिंह और बाकी दे आर लॉट्स पीपल। श्योर, वो आते हैं मेरे पास, तो उन्होंने टैटू बनाया हुआ है। तो ये मेन चीज तो ये है कि इस रास्ते में जितने लोग आए हैं, दे आर कंप्लीटली मोटिवेटेड थ्रू द आर्ट फॉर्म, राइट, जो उन्हें लाइफ टाइम चाहिए। करेक्ट। तो आपने अपने पेरेंट्स को जब ये कहा तो इनिशियली वो कन्विंस नहीं हुए? इनिशियली वो लोग नहीं हुए थे, लेकिन जब आपने अपना काम शुरू किया और आप धीरे धीरे सफल होते चले गए, तो उनका विश्वास जो है वो बनना शुरू हो गया कि हाँ, ये सही दिशा में है और ये कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। कब उनको विश्वास हुआ, कब उनको ऐसा लगा कि हाँ, हमारा बेटा जो है एक बहुत अच्छे करियर में है और ये सफल है और ये अच्छा काम कर रहा है? जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने मॉम डैड से भी मशीन के लिए पैसे नहीं मांग पा रहा था। तो मैंने अपने जीजू से मांगा। मेरे जीजू रहते हैं यूरोप में मेरी सिस्टर के साथ। तो मैंने सिस्टर को बोला, तो जीजू को बोला मैं एक मशीन खरीदना चाहता हूँ टैटू का। तो उस समय मेरे लिए, क्योंकि हम 2004 की बात है, तो 7-8 हज़ार या 10 हज़ार भी हमारे लिए बहुत बड़ा था और हमें सैलरी इतनी मिलती थी और मशीन का परचेसिंग था करीब 30-40 हज़ार का। ओके। तो मैंने जीजू से मांगा और मैंने जीजू और दीदी को बोला था, आई विल मेक यू प्राउड, वन डे आई विल मेक यू प्राउड। मैंने जेन्युइनली बोला था ये। और फिर मैंने उसी पे फोकस किया। हर चीज मैंने जेन्युइनली बहुत फोकस किया था। और मुझे ये नहीं लगता कि मैंने उस समय वो जो टाइम पीरियड था मेरे लिए स्ट्रगलिंग टाइम था। मेहनत करता गया तो फिर अच्छी तरीके से। तो आपने जब अपने काम की खुद शुरुआत करी तो आपने सबसे पहले कोई छोटा सा स्टूडियो लगाया, शॉप पे शुरू किया, या किसी के साथ आपने ऑफिस में, कैसे आपने शुरू किया? सबसे पहले व्हेन आई स्टार्टेड दिस, एसडीए मार्केट। अच्छा, एसडीए मार्केट से किया था। उसके बाद मैं नॉर्थ कैंपस वापस आ गया। नॉर्थ कैंपस तो एसडीए मार्केट में आपने शॉप लिया एक छोटा सा? वहां पे एक सैलून था। अच्छा, सैलून। तो सैलून पे उस समय मैं हेयर ड्रेसर था। तो उस समय मैं सैलून में हेयर ड्रेसर जॉब छोड़ के मैं टैटू करने लग गया वहां पे। ओके। हाँ, तो इवन जो हेयर ड्रेसिंग करके मैं टारगेट देता था उन्हें, 7-8 लाख पर मंथ, मैं उससे ज्यादा देने लग गया। ओके। हाँ, तो आपने उनके साथ कमीशन बेस्ड अरेंजमेंट किया? एग्जैक्टली। कि आप जो भी कस्टमर आएगा टैटू आर्ट कराने के लिए, आप जो भी उनसे चार्ज करेंगे उसका कुछ परसेंट आप सैलून को देंगे? एग्जैक्टली। तो ऐसे किया। देन मुझे लगा नहीं कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे और चीज सीखना है। मैंने अपना एक होता है कि ड्रीम की एक स्टूडियो हो, मैं उस पर काम करूं, मेरे क्लाइंट आए, मिले मुझसे, बैठे, डिजाइन के बारे में बात करें, जो हम वेस्टर्न कंट्री को उस एलसीडी छोटी सी टीवी के अंदर हम देखते थे, मायामी इंक में देख रहे थे। हाँ, तो हमारा इंप्रेशन ड्रीम ये था, लिटरली ये ड्रीम था। तो फिर मेहनत करके लास्ट एंडिंग पे फिर नॉर्थ कैंपस से फिर मैं लाजपत नगर आ गया। और लाजपत नगर में लोग मुझे जानते नहीं थे। जब लाजपत नगर के अंदर गलियों के अंदर जैगुआर BMW आने लग गए तो लोगों को पता चल गया ये ऊपर है तेंजिन जो टैटू बनाता है। तो लोगों को ऐसे पता चल गया। उसके बाद मैंने फर्स्ट टैटू स्टूडियो खोला रजोड़ी गार्डन में। रजोड़ी गार्डन मेन मार्केट में पहला टैटू स्टूडियो, एक लड़के के साथ, साहिल नाम से, जो अभी भी चलता है उसका स्टूडियो। मैंने उसको बोला कि तू चला ले अपना, मैं अपना अलग करने लग जाऊंगा। तो फिर मैंने अपना अलग कर दिया। तो उसके बाद मैं अपना वेस्ट दिल्ली मॉल के अंदर आया। एक लड़का है, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप की थी, तो उसके साथ 50-50 करके फिर उसके बाद मैं साकेत मॉल जब खुला था सिलेक्ट सिटी 2007 में, हाँ जी, तो मैं साकेत सिलेक्ट सिटी पे आ गया। सिटी वॉक पे 11 साल, तो बात बनी नहीं पार्टनरशिप में, तो मैं उससे अलग हो गया। उसके बाद मैं सीधा 2018 की बिगिनिंग पे मैं डीएलएफ के अंदर आ गया। हाँ, तो डीएलएफ के अंदर मैंने स्टूडियो खोला। डीएलएफ में स्टूडियो खोला, 2.5 साल चलाया। पब्लिसाइज, प्लेटफॉर्म, हर चीज बढ़ते गए, लिटरली बढ़ते गए, कोलैबोरेशंस। तो आज आपके 3 स्टूडियोज हैं, आपके साथ 17-18 लोग काम कर रहे हैं और आज आप बहुत सक्सेसफुल हैं। तो अब आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? दे आर हैप्पी, बट कोई पेरेंट्स, जहां तक आई एम श्योर कि वो लोग हैप्पी होंगे, वो लोग गर्व करते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन कहते नहीं है।
ये हर फैमिली का है। जी जी जी, हर बिल्कुल। फैमिली का, ये मैंने देखा है। राइट। वो कहते नहीं है, उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ बेटा कुछ कर रहा है। इवन कभी 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 होता है कि अब इतने साल हो गए काम करके, कभी कभी मम्मी भी अभी भी हमें बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं या, क्योंकि मेरी डॉटर भी है। राइट। तो कभी कभी डॉटर के सामने मम्मी गुस्से में चिल्ला लेती है। तो कभी कभी डॉटर भी मजाक करती है, मम्मी पापा का नाम है ऐसे मत करो, तो ऐसे ऐसे मजाक करती है वो। राइट। हाँ, तो मैं भी मम्मी को बोलता हूँ, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। करेक्ट है, बिल्कुल। अगर हम देखें कि जो बहुत सारे बच्चे जो आज टैटू आर्ट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक शुरुआत अगर उन्हें करनी हो तो किस उम्र में किस तरह की पढ़ाई की जरूरत है, वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आप प्लीज जरा। मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत आए हैं। कोई क्लास 10 भी पार नहीं किया होगा, कोई क्लास 11 भी पार नहीं किया होगा, कोई कॉलेज जा रहे हैं, कोई क्लास 12 छोड़ के आ रहे हैं। और मैंने ये देखा है, ये आर्ट में कोई बाउंड्री नहीं है। राइट। आर्ट में आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई इस तरीके की बाउंड्री नहीं है। ये एक चीज कला है जो आपने सीखनी है शिद्दत से। करेक्ट। बेशक 3 महीना हो या 4 महीना हो, शिद्दत से। अब हमारे जनरेशन यूथ में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है वो एक जगह में बैठ के मेहनत नहीं कर सकते। अब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मैं सामने 5 बच्चों को बिठाऊं, मैं उनको बोलूं ये आपने लाइन 100 बार खींचनी है, आप यकीन नहीं करोगे वो 100 बार नहीं खींचेंगे, 99 तक छोड़ देंगे या 80 तक रखेंगे। ये है, कुछ ना कुछ तो है। हाँ, लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की एजुकेशन का कोई बाउंड्री नहीं है, नहीं होता उसमें। अगर आपकी ड्राइंग और आर्ट बहुत अच्छा है, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप इमेजिनेटिव हैं, अपने हाथ से आप अच्छा कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं। एग्जैक्टली, आप बन सकते हो। ये आप टैटू सीखते सीखते आप स्केचिंग सीख सकते हो। राइट। हर चीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करेक्ट। जब आपके पास 2 हाथ, इवन मैंने देखा हुआ है एक टैटू आर्टिस्ट है जिसका एक ही हाथ है। ओह। हाँ, कोई बाहर का फॉरेनर है, एक ही हाथ है। और मैंने एक आर्टिस्ट को इवन क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, उनके 5 उंगलियां भी नहीं है। ओके। लेकिन इतनी शिद्दत से मेहनत करते हुए जब देखा जाए ना कि हमारे इंडिया के अंदर ही इतने टैलेंटेड लोग हैं। जब फर्स्ट टाइम पंजाब टैटू फेस्टिवल पे गया था, पंजाब के लुधियाना से लेके मेरे ख्याल में जालंधर, और जो मैं टाउन बोलूं या गांव बोलूं, ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट थे यंग, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रही है। और प्लेटफॉर्म ज्यादा किसको मिल रहा है, जो सिटी में रहते हैं। करेक्ट है। तो जब आप इतने सारे फेस्टिवल्स में जाते हैं जज बनकर, और आप इतने सारे कलाकार बच्चों से मिलते हैं, तो आप एक डिजाइन में या एक टैटू आर्ट में क्या चीजें हैं जो आप देखते हैं जिसके बेसिस पे आप उसको विनर डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले जब हम इवेंट टैटू सिखाते हैं तो हमारा विजन वही होता है कि आप लाइन सीधा खींचना, लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब हो गई बात लाइन की, अब दूसरी बात आएगी जब आप किसी स्किन पे करने लगोगे, घाव बनना नहीं चाहिए। आप घाव बना रहे हो तो आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आपको ऑइंटमेंट, इंग्रेडिएंट्स, कौन सा केमिकल, कौन सा सब्सटेंस यूज करना होता है। अब उसके लिए आप डर्मेटोलॉजी का सर्टिफिकेट तो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। इवन आई टेल यू कि मेरे पास इवन ये 18 साल के बाद, 17 साल के बाद मेरे को पहली बार डर्मेटोलॉजी का सर्टिफिकेट मिला था। पूरे दिल्ली में मेरे पास ही है सर्टिफिकेट। अच्छा। डर्मेटोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट। तो ये एक हमें इवन मेरे स्टूडियो को, मेरे को एक स्पॉन्सर आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा। तो उसके लिए मुझे इवन गोवा बुलाया था उन लोगों ने ना। तो मैं वहां पे गया था। तो हम जब ये चीजें देखते हैं ना कि एक आर्टिस्ट, जब बच्चे काम करते हैं, हम जब जज में बैठते हैं तो 5 जज होते हैं या 4 जज होते हैं, सबका अपना अपना एक विचार होता है। तो हम आपस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिनिशिंग, स्वेलिंग है कि नहीं, रेडनेस है कि नहीं स्किन पे। अगर आपने ज्यादा स्किन को डैमेज किया हुआ तो रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर कोई घाव बन रहा है तो हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, नहीं ठीक नहीं किया। कलर की मर्जिंग देखते हैं, सॉफ्ट है कि बहुत रश है, बहुत हार्श है, कैसा है। अगर बहुत सॉफ्ट किया हुआ है, कलर मर्जिंग सॉलिड नॉलेज में आपके, जो आपने अच्छी तरह से किया हुआ है, तो हम उसे पिक कर लेते हैं। अगर ठीक से नहीं किया, हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। बेशक उन्होंने 7-8 घंटे मेहनत क्यों ना किया हो, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें चूज करना है बेस्ट। राइट। तो हमारा वो काम है।
क्या एक टैटू बनाने के लिए उस बच्चे को किस तरह के कलर्स यूज करने हैं, किस तरह के केमिकल्स यूज करने हैं, स्किन को लेकर भी कुछ जानकारी, तो ये सब बेसिक नॉलेज होनी पड़ेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपने क्लासेस की बात करूं जो मैं अपने स्टूडियो में देता हूं, तो मैं उनको पहले बेसिक सिखाता हूं। बेसिक सिखाने के बाद बीच में उनको रोकता हूं, देन वी स्टार्ट अबाउट स्किन में क्या दिक्कत हो सकती है। आपको ये जानना ज़रूरी है एंटीबायोटिक क्या है, स्टेरॉइड क्या है, ये चीज़ें जानने बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहता है कि पेट्रोलियम जेल ही यूज़ करते हैं तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। इवन आज के तारीख तक में भी जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब टैटू आर्टिस्ट बोले तो आपको एजुकेटेड होना चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता, मेन आपका दिमाग होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि कोई टैटू बनाता है छोटा सा भी, कोई ऐसे ही बिना सोचे समझे एडवाइस दे देते हैं डिटोल लगाओ। अब डिटोल इज एक तरीके का एक एसिड है जो आपकी स्किन डैमेज हुआ पड़ा है उसके ऊपर आप डिटोल डालोगे तो पूरी वो टैटू का तो सत्यानाश होगा, वो तो दूसरी बात है, लेकिन स्किन और डैमेज होगा, स्किन और डैमेज होगा। और इन चीजों का नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जनरेशन में मैंने देखा हुआ है कि बच्चों को सोशल मीडिया में ये क्लास दे रहा है, ये बंदा ये क्लास रियलिज्म फोटो दे रहा है, ये चीजें बहुत हाई प्रोफाइल चीजें सिखा रहे हैं। जहां तक मेरा विचार है ये गलत जा रहा है। अच्छा, जहां तक मेरा विचार है, जब बच्चे को पेंसिल पकड़ना नहीं आता आप पोर्ट्रेट क्यों दिखा रहे हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। जेन्युइनली पहले उसको नॉलेज दो ना कि आपको मशीन इस तरीके से पकड़ा जाएगा और आपको मशीन पकड़ने के बाद आपको इसके बारे में सिखाया जाएगा, राइट। आपको उसके बाद आपको स्किन के बारे में नॉलेज दिया जाएगा और आपको ऑइंटमेंट के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। क्योंकि तो अगर एक बच्चा जब टैटू आर्ट में घुस जाता है तो उसके पास किस तरह के डिफरेंट करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जैसे कि एक तो वो अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, अपना खुद का स्टूडियो खोल सकता है, या वो किसी स्टूडियो में एज एन एम्प्लॉय काम कर सकता है। इसके अलावा और कहाँ पे जो है वो ऑप्शंस हैं अवेलेबल? जो टैटू आर्ट का लाइन है, अगर कोई बच्चा जेन्युइनली दिल से उनका हाथ अच्छा हो और वो कंफ्यूज हो कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग ही करूंगा, फैशन डिजाइनिंग करूंगा, बल्कि उनको पता है कि इतने जॉबलेस पड़े हुए हैं। अब आप देखा जाए टैटू के मामले में कोई खाली नहीं बैठा होता जेन्युइनली। तो आप ये लॉकडाउन में भी लोग घर पे बैठे हुए हैं लेकिन टैटू आर्टिस्ट कमा रहे हैं। अच्छा, टैटू आर्टिस्ट कमा रहे हैं। तो लॉकडाउन के दौरान भी आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा था? लॉकडाउन के समय जेन्युइनली मेरे मॉल के अंदर बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे मॉल के अंदर बाहर सिक्योरिटी थी, सैनिटाइजर था, ये सैनिटाइजिंग सब कुछ करते थे तभी अंदर आते थे। और हमारे स्टूडियो के अंदर ही हमने एक पोस्टर बनाया हुआ था, हर टेबल के बीच में गैप डिस्टेंस होगा, सब मास्क पहन के आएंगे। तो ये हमारे लिए भी हेल्दी सेंस है और क्लाइंट के लिए भी। और लॉकडाउन में भी लोग जो हैं कुछ और करे ना करे लेकिन टैटू जरूर बनवा रहे थे। हाँ, लॉकडाउन में जेन्युइनली इवन सेलिब्रिटी ज्यादा आए थे लॉकडाउन के दौरान। एवरी डे आपके पास कितने कस्टमर्स आ रहे थे लॉकडाउन में? आप मान लीजिए इवन मॉल से भी हमें नोटिस मिला था कि आप ज्यादा लोगों को अलाउ कर रहे हो। मैंने शॉप तो इतना ही है तो फिर इससे ज्यादा का मतलब, लोग तो इवन अंदर भीड़ देखते, भीड़ मतलब क्या 15-20 होंगे लोग। तो एवरेज पर डे कितने कस्टमर्स को आप? मिनिमम हमने टारगेट लिया था 10 से ज्यादा मत लो, 10 लोगों से ज्यादा। 12-13 कस्टमर्स पर डे कर रहे थे? उससे ज्यादा आ रहे थे। उससे ज्यादा आप कर रहे थे लॉकडाउन में? ज्यादा आ रहे थे। वेरी नाइस। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा सीरियसली टैटू आर्ट पे जाना चाहता है और वो काफी क्रिएटिव है और उसका हाथ बहुत अच्छा है और वो दिल से करना चाहता है, तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बिजनेस की कोई कमी नहीं है, और हर शहर में टैटू आर्ट जो है वो बहुत डिमांड में है। एग्जैक्टली है, वो तो है, मैंने देखा है ये तो चीजें। लेकिन बहुत सारे बच्चों को जहां तक मैंने देखा हुआ है कि उनको गाइडेंस सही नहीं मिल रही। गाइडेंस जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो दिल्ली के बाहर के भी हैं, जो दिल्ली के अंदर के भी हैं, और इवन उनके माँ बाप ही टीचर हैं, मेरे पास आए हुए हैं और मुझे समझा रहे हैं उनके माँ बाप ना कि सर उनके दूसरे सर ने ये बोला है कि पार्टी में जाना चाहिए, टैटू सीखते समय पार्टी में लोगों से सोशलाइज होना चाहिए। तो ये बहुत गलत आइडिया दिया हुआ है बच्चों को।
अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा टैटू आर्टिस्ट बनना है तो आप पार्टीज में जाके सोशलाइज करिए, लोगों से सोशलाइज करिए, तभी क्लाइंट बनेंगे। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत विचार है। आपके हिसाब से अगर हम आपकी सफलता की बात करें तो आपकी सफलता के क्या कारण है? मेरा मेन चीज ये रहेगा पेशेंस, पेशेंस। हार्ड वर्क एंड पेशेंस। ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जेन्युइनली मैं अपने काम पे फोकस पूरा देता हूँ। एंड स्पेशली मेरा ये मानना है कि मैं इवन टैटू आर्टिस्ट से पहले जब मैंने हेयर ड्रेसिंग किया था, तो लकली मैंने कस्टमर के बारे में 5-6 पन्ने उसका एग्जाम देने के लिए मैं बैंगलोर गया हूँ। द इम्पोर्टेंट ऑफ कस्टमर, क्योंकि वो कंपनियां सिखाती हैं चीजें। अब टैटू इंडस्ट्री में ये कंपनियां के बारे में सिखाती नहीं है, ये क्लाइंट के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाते नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने क्लाइंट के साथ जब बैठता हूँ तो मैं ऐसे बिहेव करता हूँ कि वो मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था उनके साथ, कि हम बहुत सालों से जानते हैं। मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ अपने क्लाइंट को फैमिली की तरह। तो ये चीज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट था। तो जब क्लाइंट आता है आपके पास टैटू बनवाने के लिए, तो क्या अक्सर वो बिल्कुल क्लियर होता है, वो अपने साथ लेके आता है और आपको दिखाता है और बताता है कि एग्जैक्टली यही चीज मुझे चाहिए, या वो आपके साथ आके बैठ के एक्सप्लोर करता है, डिस्कस करता है, आप उसे सजेस्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं? वो तो क्लाइंट एवरेज है। कोई क्लाइंट खुद अपना डिजाइन लेके आता है, लेकिन वो फिनिशिंग डिजाइन सब कुछ हमारे सामने होता है जो हम करते हैं। क्योंकि रैंडमली क्या होता है कि आजकल बिजनेस इतना टैटू बढ़ गया है मार्केट में, कोई भी बेस्ट सोचता है कि अच्छा भी काम चाहिए और प्राइस भी कम देना है, तो ये भी सोचते हैं। तो कोई क्लाइंट डिटेलिंग डिजाइन हम बना देते हैं, तो क्लाइंट दोबारा आता नहीं है कि उनको कोई दूसरा अच्छा प्राइस में दे रहा है, तो ऐसे हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है कि क्लाइंट और जो आर्टिस्ट होता है सेम एक ही टेबल पे सेम डे पे वो काम खत्म हो जाए, वो हम वही फोकस करते हैं। ये चीजों से क्या होता है कि क्लाइंट भी क्लियर हो जाता है, आर्टिस्ट भी खुश हो जाता है कि मैंने मेहनत की है तो मैं इसका टैटू करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे टैटू बनवाना है और मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को क्या बनवाना है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ बनवाना चाहता हूँ, तो आप कैसे हेल्प करेंगे मेरी? तो वो हम सबसे पहले पूछते हैं कहाँ बनाना है, डिजाइन कैसा होगा, क्या रिलेटेड क्या होगा, लाइफ से रिलेटेड है, पेरेंट्स से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, रिलीजियस से रिलेटेड है, या समथिंग मॉडर्नाइज डिजाइन है, देखने में अच्छा लगे वो है, या मैं अपने लिए बना रहा हूँ वो है। तो बहुत सी चीजें होती है कैटेगरी। तो वो चीजें डिस्कस करने के बाद हम बैठते हैं, फिर हम डिजाइन सोचते हैं, फिर हम बोलते हैं कि कौन सा डिजाइन चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए या कुछ नेचुरल चाहिए, या किस तरीके से आपने डिजाइन बनाना है, कैलीग्राफी चाहिए। तो ये पूरा डिस्कशन होता है। या ऐसे कोई क्लाइंट होते हैं, कोई क्लाइंट पूछते हैं कि मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, तो हम उसको तुरंत जवाब नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी ये ऐसे डिजाइन बना के हमें पता चल जाता है कि ये जो क्लाइंट है बहुत कंफ्यूज है, तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ता है कैसे करना है। मैं तो ये कहूंगा जो बच्चे सीख रहे हैं 1 साल 1.5 साल तक इतना चार्ज मत करिए लोगों से। कितना एवरेज में? एवरेज भी मैं सोचूं तो आप मान लीजिए अगर कोई बेसिक टैटू बना रहा है जो नॉर्मल मार्केट में 3-4 हजार है, आप 2000 ले लो, 1500 ले लो। ओके, तो मार्केट में एक बहुत ही सिंपल और बेसिक टैटू का 3-4 हजार रुपए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इस टैटू का आज की तारीख में क्या प्राइस होगा? 15-18 हजार। 15 से 18 हजार। ओके, सिर्फ इसका? सिर्फ इसका मेरे ख्याल में ओह 15 से 18 हजार। वेरी रिवॉर्डिंग करियर। नहीं जेन्युइनली ये अगर आपके हाथ में सफाई है, विद द एक्सपीरियंस, विद द पेशेंस, हार्ड वर्किंग, मेहनत करके आपके हाथ में सफाई है, आपको जीरो मार्केटिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। अपने आप लोग आपके पास आएंगे ढूंढ के। ओके, अभी मेरे स्टूडियो पे मैं थोड़ा लेट हो गया ना, तो मेरे पास अभी इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है टर्की का एक एक्टर है, उसका मैंने टैटू बनाया था। तो वो मैडम मेरे लिए वेट करी थी 2 घंटे से, और मैं थोड़ा सा नॉर्थ कैंपस स्टूडियो में बिजी था। तो मैं आया, इवन शी डिडंट शो मी एंग्री, मतलब होता है ना, नहीं दिखाया उसने। तो मैंने बैठते ही, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, लैंग्वेज में नहीं पता, तो उसको भी इंग्लिश ठीक से नहीं आती, तो मैं उनसे टूटा मतलब उसको टूटा इंग्लिश आ रही थी। तो मैं भी उनसे मिलने के बाद मैंने सीधा बात किया कि कैसे हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। इनके एक दोस्त को मैं जानता हूँ जो एक्टर थे, वो कैसे हैं, वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इंडिया में आके 2 दिन हुए हैं, तो सीधा यहाँ टैटू बनाने आए हैं बस, और यहाँ से सीधा वो कल जा रही है जलंधर,
उसके बाद अमृतसर, अपना गोल्डन टेम्पल, फिर वो जा रही है आगरा। करेक्ट। तो उनका एक सीन बनाया हुआ था जो उन्होंने मुझे टर्की से मैसेज किया हुआ था कि मैं तेंजिन आ रही हूँ टैटू बनाने के लिए। सो व्हाट पॉइंट इज दैट कि अगर आपके हाथ में सफाई है तो कहीं से भी है वो आपको ढूंढ निकालते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप तेंजिंग हमें ये भी बताइए कि अगर एक बच्चे को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो शुरुआती दौर में किस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए और फिर किस तरह से वो रिटर्न्स आती हैं और कितने समय में जो है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। जब नए बच्चे टैटू सीखते हैं और वो ब्लाइंडली अपने घर के एरिया हो, जान पहचान के थ्रू हो, मार्केट में स्टूडियो खोलने लग जाते हैं, वो खोल सकते हैं, वो जेन्युइनली खोल सकते हैं, पैसे लगा के खोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके बारे में भी सोचना चाहिए। पहला मंथ रेंट आप दे पाओगे, बिजली का बिल दे पाओगे, जीएसटी दे पाओगे, टैक्स दे पाओगे, उसका चीजें जो है सर्विस वगैरह सब कुछ 2 महीने कर पाओगे। तो पहले जमाने में टैटू सर्विस है, टैक्स जीएसटी वगैरह नहीं था, इतना नहीं था जेन्युइनली। अब के जमाने में आपने स्टूडियो खोल लिया, अनटिल एंड अनलेस आपका स्टूडियो रजिस्टर्ड नहीं है तो पता नहीं। गॉट इट। हाँ, तो उन सबको करने में एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट कितनी होगी एक अच्छा स्टूडियो खोलने में? अच्छा स्टूडियो खोलने में मेरे ख्याल में 10-15 लाख 20 लाख मॉल को छोड़ के। तो ठीक है, 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा स्टूडियो को तैयार करने के लिए, सही इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, एग्जैक्टली सही कलर्स खरीदने के लिए, कैटलॉग्स वगैरह सब रखने के लिए, और उसके अलावा आपका मंथली रेंटल्स जो है वो अलग से जाएंगे। आप डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप स्टूडियो खोल रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो पहले महीने दूसरे महीने धीरे धीरे आप किस किस्म की इनकम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले महीने में जब आप अगर आप नए बच्चे जो टैटू सीखते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं तो मेरा पर्सनल सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही एडवाइस रहेगा, अच्छे स्टैब्लिश स्टूडियो में काम करो। वो जो साल है इन्वेस्टमेंट आप उसको दो। राइट, वेरी गुड। जेन्युइनली आप वहां पे दो, वहां का काम करने का तरीका, वहां का टाइमिंग, ये चीज अपने अंदर ले आओ। अगर आपको उस बंदे की तरह मेहनत करके सक्सेसफुल बनना है तो आपको उस रूल पे आना ही पड़ेगा। जी। बेशक आपके जो गुरु हैं, आपके दोस्त हैं, आपसे हाथ मिला के बातचीत कर रहे हैं, जोक करते हैं, वो उनका एक अपनापन है। जब आए काम के बारे में, टैटू के बारे में, तो उस समय उनको थोड़ा डिस्टेंस पे छोड़ो, वो जो कह रहे हैं वो सुनो। और जो साल आप मेहनत करोगे वहां पे, बेशक इतने आसानी से नहीं मिलता हर चीज। अब आप सोच रहे हो वहां पे आते आप काम करोगे, आपको वहां पे क्लाइंट मिलेगा, नॉट पॉसिबल। पेशेंस जरूरी है उस समय। तो इस टैटू के बिजनेस में कस्टमर्स कैसे बिल्ड होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं आप अपने कस्टमर बेस को? सपोज अब मुझे बाहर मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हुए हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों को देखे हुए हैं। इवन मैं इसके बारे में, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मेरे बहुत सारे कोरियन, वियतनामीज, फिलिपिनो, वेस्टर्न कंट्रीज के टैटू आर्टिस्ट मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, रशियन भी हैं। तो वो लोग मेरे स्टूडियो पे गेस्ट स्पॉट करना चाहते हैं। तो मैंने उनको पहले ही साफ बोला हुआ है कि इंडिया में यू वांट टू विन माय क्लाइंट हार्ट देन यू हैव टू बी इंडियन। ट्रस्ट में, मैंने ये बोला है उनको ना कि तुम्हें उनकी बातें समझनी पड़ेगी। वो उनका नखरा है, उनका जो एक नखरा है प्यार का है, उनका एक जो क्वेश्चंस होंगे आपको सर पका देंगे। आप वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह क्लाइंट नहीं होंगे जो मेरे को यहाँ पे स्केलेटन बनाना है, ये बनाना है, मैंने यहाँ पे गाड़ी डाल देनी है, मैंने यहाँ पे वो बंदूक बनाना है। नहीं, इंडिया में ये नहीं चलता। इंडिया में जो भी वो लोग चाहते हैं, रिलीजियस के तौर पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं। कोई कहेंगे आपको शिवा चाहिए, शिवा के साथ क्या कोलैब करोगे, बहुत सी चीजें हैं। तो ये पेशेंस जो है आपको बना के तो मेरे पास आना पड़ेगा, तो आपने मेरे क्लाइंट को पटाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास आप लोगों की तरह एक्सपीरियंस लोग नहीं है, लेकिन जो मेरे पास जूनियर आर्टिस्ट लोग हैं वो इंडियन आर्टिस्ट अपने इंडियन क्लाइंट्स को अच्छी तरीके से जानते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इंडियन बच्चों की बात करें जो अब अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि वो अपना कस्टमर बेस किस तरह से ग्रो करे? जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है आज की तारीख में? आई एम श्योर ये वर्ड ऑफ माउथ से जो है बिजनेस काफी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका। जब आप किसी से मिलते हो, टैटू का मतलब ये नहीं है रफ एंड टफ। टैटू का मतलब
फंकी डोप जो आजकल चल रहा है वो नहीं है। टैटू इज अ सर्विस इन आर्ट फॉर्म, जिसमें आप लोगों से मिलते हो, उनके ऊपर टैटू बनाते हो, वो आपको इतना विश्वास करके आपके साथ बैठता है, वो दर्द भी झेलता है, और वो पूरी जिंदगी जो है वो उसके साथ जिंदगी रहने वाला रहता है, वो जिंदगी रहता है, वो दर्द भी झेलता है, और आप उसके ऊपर वो आपको पेमेंट भी दे रहा है आपकी सर्विस का रिस्पेक्ट करके। ठीक है, आपके साथ मुस्कुरा के थैंक यू, कोई सेल्फी खींच लेता है, चला जाता है, बेशक आप नए बंदे क्यों ना हो। अगर किसी ने दिल जीत लिया ना तो वो होते हैं। मेरे सामने भी हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ फोटो खींचा है, तो फिर मैं भी देखता रहता हूँ, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरे को अच्छा लगता है। वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स और जो नए स्टूडेंट्स जो टैटू बनाते हैं और जो क्लाइंट के बीच में बॉन्डिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज, आप बातचीत कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट तो वो टैटू बनाने का एक सर्विस होता है, वो आ जाता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, ये पहला है। तो उस समय आपकी बॉडी का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट जब भी बात करता है किसी आर्टिस्ट से जेब में हाथ डाल के ऐसे करके बात नहीं करता। क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे ऐसे डिजाइन चाहिए, तो आपका एक बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। करेक्ट। कोई आप हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड बताइए जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टैटू आपने बनाया हो, बहुत ही क्रिएटिवली बहुत ही जबरदस्त था, या बहुत ही फनी। आई एम श्योर आपके साथ बहुत तरह के इस तरह के एपिसोड्स होते होंगे। ऐसे बहुत हुए हैं। इवन अभी रिसेंटली जब मैं कोलकाता जा रहा था, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो फिर इवन फ्लाइट के अंदर भी मेरे एक फ्रेंड है, अभी 4-5 दिन पहले, मतलब कोलकाता से 4-5 दिन पहले ही, वो उसका सीन मुश्किल था, वो टाटा कंपनी में काम करते थे, तो उनको पूरा स्लीव बनाना था। स्लीव मतलब पूरा हाथ, तो जिसमें नॉर्मली आर्टिस्ट और जो कैनवस होते हैं, डिस्कशन होता है, बातचीत करते हैं, महीना लग जाता है डिसीजन के लिए। तो मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, मेरे पास आईपैड भी था। वैसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ये जो था मेरे लिए थोड़ा स्पेशल था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द फ्लाइट आई डिडंट स्लेप। मैं उसके हाथ के डिजाइन का मैं काम कर रहा था, एंड उस दौरान मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे यहाँ पे और मेरे ये जो आगे बैठे हुए थे, सब मेरी तरफ देख रहे थे। और जो एयर होस्टेस हैं, वो भी जब चीज़ें खाना वाना जो दे रहे थे, दे वाज आल्सो शॉक कि ये तो बहुत क्रिएटिव पीस कर रहे हैं। देन सडनली मैं ये जो पीस कर रहा था, उन्हीं को देख के उन्होंने मेरे को बोला कि यू आर अमेजिंग टैटू आर्टिस्ट। मैंने, हाउ डू यू नो आई एम एन आर्टिस्ट? सबसे पहले कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो एक कैनवस के डिजाइन पे, सो आई डिड इट एक्चुअली गॉडेस तारा का, जो मेरे को बहुत कनेक्टेड है। गॉडेस तारा इज फॉर द गुड विशेस, गुड विल, ब्लेसिंग एंड ऑल। तो उनके नीचे, उसके नीचे, गॉडेस तारा के नीचे मैंने एक टिबेटन स्नो लायन, जिनको एक तरीके से ब्लेसिंग भी माना जाता है, नॉट इन अ वॉर, नॉट इन अ नेगेटिव, वेरी पॉजिटिव। इवन इफ यू गो टू एनी मोनेस्ट्री, you will see 2 snow lion are holding the door of monastery. Okay. Whenever you go लद्दाख, Okay. कहीं पे भी जाओगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक पॉजिटिव साइन है। हाँ जी, जो एज अ गार्ड डॉग होता है ना, हाँ, लाइकवाइज दैट, ऐसी स्नो लाइन। हाँ जी, हाँ जी। तो आई डिजाइन दैट एंड इट डिडंट टुक मी मच टाइम इन कन्वेंशन। अच्छा। हाँ, मेरे जितने भी जजेस, मेरे फ्रेंड्स थे, तो दे आर आल्सो शॉक कि भाई 3 घंटे में कैसे खत्म कर दिया तुमने। सो इट वॉज लाइक फन, क्योंकि हमारा जब एक ध्यान चला जाता है, फोकस चला जाता है, एंड वी आर एंजॉयिंग इट, हमें पता नहीं चलता टाइम कैसे जल्दी चला गया। राइट, ये एक चीज है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था, न्यूली इंटरेस्टिंग। हाँ। और कोई बहुत फनी टैटू बनवाने कोई आया हो कि मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो आप बना दीजिए? मेरे पास, आई विल टेल यू, मेरे पास ऐसे ऐसे दोस्त आए हो, दोस्त मतलब क्लाइंट थे और मैं दोस्त बन गया, बहुत तगड़ा दोस्त। जब इवन गर्लफ्रेंड भी नहीं था, पसंद करते थे, टैटू बनाया, फोटो, लड़की की शादी भी हो गई। अच्छा, ठीक है, लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई? शादी किसी के साथ हो गई। इवन फिर भी इतनी पागलपन मेरे पास दोबारा आया फोटो बनाने के लिए उसका। मैंने अपनी तरफ से पूरी जोर लगाई, भाई मत करो ऐसे, मत करो, नहीं करो, टेंशन करो। अभी रिसेंटली वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि कवर करना है। अच्छा, हटाना है वो? हाँ, अब उसको कवर करना है। कवर तो आसानी से हो जाएगा, उसके ऊपर मैं कुछ भी चेहरा बना दूंगा, कुछ भी कवर कर लूंगा, उसको मैं वॉरियर का फेस बना लूंगा, मास्क लगा दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये जो चीज वेरी फनी चीजें हो रही है ना, बहुत है हमारे इंडस्ट्री में। हाँ, बहुत है। तो जब एक बार टैटू बन गया, तो क्या आप उसको रिमूव कर सकते हैं किसी भी तरह से?
टैटू रिमूव करना आसान काम नहीं है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के डिटेल बताए हैं, एंड इवन क्लाइंट्स मेरे पास उल्टा आए हुए हैं, इतने दिन कहाँ भेज दिया तुमने, मेरे हाथ का ही सत्यानाश हो गया। ओके। क्योंकि लेज़र मशीन जो होता है, जेन्युइन जो स्किन के लिए होता है, जो टैटू रिमूविंग के लिए होता है, 6-7 लाख 10 लाख में नहीं आता। ओके। दे विल क्रॉस मोर देन 30-40 lakhs। ओके। तो एक मशीन होता है। पर पॉसिबल है। लेकिन है आजकल मार्केट, टैटू इंडस्ट्री में, मार्केट में मशीन्स, लेजर्स बड़े सस्ते में मिलते हैं, जेन्युइनली बहुत सस्ते में मिलते हैं। और लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उनको बहुत सस्ते में चार्ज करके लेज़र किया जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका इम्पैक्टफुल रिजल्ट जो बाद में आप झेलोगे, साइड इफेक्ट, हाँ, तो वो होता ही होता है। वो मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे देखे हुए हैं। एक अभी रिसेंटली किसी ने एक टैटू रिमूव करवाया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि 3D इम्बोस कर दिया है, पूरा जो अपना स्किन है पूरा 3D अंदर सिलिकॉन डाल दिया, उस तरह से इम्बोस कर दिया, ऐसा लग रहा है लेजर करने के बाद। तो जेन्युइनली जहाँ तक मेरा एक सवाल रहेगा कि लेजर जो चीज़ है स्किन से रिलेटेड, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ही डील करो, टैटू आर्टिस्ट से डील मत करो। हाँ, टैटू आर्टिस्ट एज इन अ फॉर्म ऑफ अर्निंग प्रोसेस, वो लोग आपको सर्विस देंगे, लेकिन आपको इतनी ज्ञान डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे पाएगा। सीरियसली। ग्रेट। थैंक यू सो मच टेंजिन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड टेकिंग आउट टाइम। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद बहुत सारे बच्चे जो टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो अपने करियर को आगे ले जा पाएंगे और बहुत ही सफल टैटू आर्टिस्ट बन पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।